फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे विज्ञान के बुक से, जो कि प्लेटफॉर्म का है, यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का है। और इसमें आपका प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, एक तरह से क्वेश्चन बैंक है ये आपका रेलवे का, जो कि 2018 से 22 तक में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपका ओनली साइंस दिया हुआ है, जिसमें आपका 3200 प्लस प्रश्न दिए गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, जिसे आज हम करने वाले हैं। तो इसका सेट 1 हम ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुके थे, देख सकते हैं यहाँ पे। प्रीवियस ईयर आपको ग्रुप डी का मिल जाएगा, एनटीपीसी का मिल जाएगा, रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 का मिलेगा, रेलवे जेई स्टेज का है, रेलवे आरपीएफ एसआई का है, एएलपी टेक्नीशियन का भी है, ग्रुप डी का भी है। तो ये सारे का आपका प्रीवियस ईयर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसका हम जो है सेट नंबर 1 था, हम अपलोड कर चुके थे, ठीक है। आज हम इसका सेट नंबर 2 करने वाले। तो ये रहा आपका आरआरसी ग्रुप डी का, जो कि 17/8/2022 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, सेट 2। इसे आज हम देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। हम आपको बता दें कि वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। ये आपका रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये अगर समझा जाए तो नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। और इसमें जो है ना, इसमें 2 बार आयनों का विस्थापन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 2 बार आयन का विस्थापन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें AgNO3 में इसमें क्या है? Ag प्लस है, Ag प्लस है और NO3 माइनस है, ठीक है। अब NaCl में जब आएंगे तो NaCl में भी हम देखेंगे कि Na प्लस है, Na प्लस, और यहाँ पे Cl क्या है? Cl माइनस है आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बार आयनों का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों साथ साथ होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों जो होता है वो साथ साथ होता है। अच्छा, ये ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होता है, जरा एक बार इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, ऑक्सीकरण जो होता है ना, ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि और हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। और अवकरण जो होता है, अवकरण, इसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी होती है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, ऑक्सीकरण जो है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। लेकिन अवकरण क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये चीज हो गया। उसके बावजूद चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो आंसर इसका आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 4 नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? कार्बन के कोष में बोला गया, यानी कक्षा में। मैं आपको बता दूं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। इसका हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो कैसे होता है? तो वो आपका हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6। कोष मतलब अंतिम कक्षा में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। तो यहाँ पे शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2 शामिल। कितने कोष है इसमें? 2 कोष है ना। और किसी भी तत्व में, याद रखिएगा कि किसी भी तत्व में जितनी कक्षा होती है ना, वही कोषों की संख्या होती है ना। आपको याद होगा कि कार्बन जो है वो आवर्त संख्या 3 और वर्ग 14 का तत्व है। पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, पी ब्लॉक का। और कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, ग्रिफिन और फुलरीन आता है। और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्या होता है? अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय में आपका कोयला हो जाएगा, चारकोल, कोक और काजल हो जाएगा, काजल, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन में डैश सी बॉन्ड, मतलब सी और सी, यानी कार्बन और CH बंद होते हैं। इस प्रकार के कुल सहसंयोजी बंध होते हैं। तो यहाँ पे आपको हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में 6, कितना? साइक्लोहेक्सेन में कार्बन के बीच 6 बंध होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध होते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन बंध 12 होते हैं। और इस प्रकार कुल 18 संयोजी बंध पाए जाते हैं। कुल 18 संयोजी बंध पाए जाते हैं। कुल 18 संयोजी बंध पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर तो आपका डी हो जाएगा, 6, 12 और 18। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र कितना होता है? C6 होता है और H12 होता है। C6H12 होता है। अगर इसका अगर हम डायरेक्ट वो बनाएं, संरचना बनाएं, तो ऐसे बनेगा आपका। कार्बन कितना है हमारे पास? 6 कार्बन है। तो कार्बन हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो गया।
3 हो गया, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और एक यहाँ पे हो जाएगा 6 हो गया। अब 6 में 12 क्या है आपका? हाइड्रोजन है। तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, एक यहाँ पे लगेगा, एक उसके ऊपर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर सॉरी, इसमें 2 लग जाएगा, है ना, फिर इसमें भी 2 लगेगा आपका, इसमें भी आपका वही हो जाएगा 2। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी हो रहा है, आप लोग समझिएगा। इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा और इसमें भी 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच 6 बंध होंगे और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 12 बंध होंगे, यानी कुल आपका 18 हो जाएगा। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और यह साइक्लोएल्केन का उदाहरण है। किसका? साइक्लोएल्केन का उदाहरण है ना। और साइक्लोएल्केन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? साइक्लोएल्कोन का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n, CnH2n, इसको ध्यान रखिएगा। पता है ये सब क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, खास करके रेलवे में थोड़ा सा डिटेल पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग थोड़ा सा इसको जो है डिटेलिंग करके ही पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोगों को नहीं समझ में आता होगा वो लोग एक बार फाउंडेशन क्लास जरूर कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी साइंस का, किसी भी टीचर का जो आप लोगों को पसंद आता होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हम ज्यादा डिस्कशन नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन के बेस पे ही समझा रहे हैं। एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर है। तो गोलीय दर्पण बोला गया है ना। तो एक गोलीय दर्पण के ध्रुव, चलिए हम सबसे पहले एक दर्पण को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा गोलीय दर्पण हो जाएगा, ठीक है, गोलीय दर्पण हो जाएगा। यहां से मान लीजिए कि किस वक्रता केंद्र से हम फोकस को गुजारते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ध्रुव क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा ध्रुव हमारा, ठीक है। और ये C, यहाँ पे मान लीजिए C हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा और इसको हम F मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं, और यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस फोकस दूरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको स्मॉल f मान लेते हैं, स्मॉल f मान लेते हैं। ये कैपिटल F हमारा हो गया, ये स्मॉल f मान लेते हैं, ठीक है। और ये C से लेके P तक के बीच की दूरी, C से लेके P तक की दूरी को हम स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं। अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जिसकी फोकस दूरी f के पदों में डैश के बराबर है। f के पदों में यानी कि स्मॉल f की बात कर रहा है, ये वाली f की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र आपका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों? r बराबर होता है, r बराबर 2 इंटू स्मॉल f। स्मॉल f को आप कह सकते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी P जो है, P और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी के पदों में 2f के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम निकाल लिए ना वक्रता केंद्र, 2f हो जाएगा, ठीक है। अब आ गई, अब कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो होती है अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी क्या होता है? f होता है, अवतल f। और धनात्मक एवं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है f ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f होती है वो धनात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी f जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो दर्पण का सूत्र क्या है दोस्तों? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ये दर्पण का सूत्र है। किसका? दर्पण का सूत्र है। अब आपको समझना है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के गुण को, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के गुण को देखेंगे। जो अवतल दर्पण होता है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब, वो अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर होता है तब, ठीक है। आभासी कब बनाएगा? आभासी तब बनाएगा जब वो वस्तु से बड़ा होगा और फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी। अब हम उत्तल दर्पण को समझते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है इसका वास्तविक, उत्तल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब इसका वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन फोकस दूरी इसकी कैसी होती है? धनात्मक होती है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे आपसे दोगुना पूछा गया, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे 2f हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताइएगा, सी हो जाएगा 2f, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित चित्र में 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 और R3 है, का
IV ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्प में कौन सा R1, R2, R3 के बीच सही संबंध को दर्शाता है? यानी R1, R2 और R3 का सही संबंध को कौन सा दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ 3 ग्राफ है, इसमें हम आपको बता दें कि अगर डायरेक्ट हम आंसर करें ना तो आपका आंसर बनेगा R3 फिर R1 फिर R2, R3 फिर R1 फिर R2। लेकिन ऐसे नहीं समझेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेलिंग करके समझेंगे। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसका? ओम के नियम से। ओम के नियम से हम देखेंगे। ओम का नियम से फॉर्मूला क्या होता है? ओम का नियम से प्रतिरोध को हम लोग R रेसिस्टेंस से बताते हैं। तो R बराबर होता है V बटा I, V बटा I होता है। यहाँ पे V आपका क्या हो जाता है? V को बोलते हैं वोल्ट, और I जो होता है इसको एम्पियर को बताते हैं। किसको बताते हैं? एम्पियर बताते हैं, एम्पियर I को। तो V बाई I आपका हो जाएगा रेसिस्टेंस बराबर, ठीक है, ओम के नियम से। अब इस ग्राफ में आपको एक चीज देखना है। इस ग्राफ में दिया हुआ एक चीज कि जिसकी ढाल मतलब ये जो होता है ना, ढाल बोलते हैं इसको, यानी थीटा हम लोग बोलते हैं, टेन थीटा। जिसकी ढाल जो होती है, जिसका ढाल अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। जिसका ढाल अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। यानी इसका ढाल क्या है? R2 का ढाल सबसे कम है, R2 का ढाल सबसे कम है, और R3 का ढाल सबसे अधिक है, R3 का ढाल सबसे अधिक है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? सबसे कम होगा, और इसका सबसे ज्यादा होगा। तो R विद्युत धारा के मार्ग में क्या करेगा? अवरोध होता है। इसीलिए आंसर आपका क्या बना? R3, R1 और R2। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। 4 ओम जो है यहाँ पे टर्मिनल के बीच विभव पात ज्ञात कीजिए। आपको विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध बराबर होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 कौन है हमारा? R1 यहाँ पे ये है, और R2 हमारे पास ये है। दोनों को कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है। तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? यहाँ पे EMF बोलते हैं इसको, फिंगर से लिखने में भी नहीं होता है। R1 प्लस R2 बराबर कितना हमने किया था? 4 प्लस 6 बराबर 10 निकाल के लाए थे ओम, 10 ओम, ठीक है। अब आपको बताना है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। ये आपका क्या है? ये सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, जिसको EMF बोलते हैं, EMF बोलते हैं, ठीक है। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में विभव पात कितना हो जाएगा? 4 ओम वाले प्रतिरोध में विभव पात कितना हो जाएगा? तो इसमें जो हम विभव पात निकालेंगे वो दिया गया प्रतिरोध हो जाएगा। दिया गया प्रतिरोध को गुना कर देंगे विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध से, यानी कि ये इसको गुना कर देंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे 5 बटा कुल प्रतिरोध से। किससे? कुल प्रतिरोध से। अब काट कूट के इसको निकाल लीजिए आंसर। 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्या है देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने का कॉलोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा। बहुत इजी है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का कॉलोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में जो बनेगा ना, वो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब शुष्क बुझे हुए चूने का कॉलोरीकरण की जाती है तो मुख्य उत्पाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे प्राप्त होगा जब हम क्या करेंगे? जब हम शुष्क बुझे हुए चूने का कॉलोरीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों क्या? CaO प्लस क्या मिलेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये हमें प्राप्त होगा, और ये हमारा क्या बन के आएगा? ये CaOCl2 प्रचलित तामक विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण है। और विरंजक चूर्ण तथा ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा हाइपोक्लोराइड्स, जिसको बोलते हैं HOCl अम्ल का निर्माण करता है, और यह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, विरंजक चूर्ण जो है कभी कभी इसका उपयोग पूछ लेता है कि इसका उपयोग क्या होता है।
तो विरंजक जो चूर्ण होता है ना दोस्तों, इसका उपयोग हम लोग जल को शुद्धिकरण करने में करते हैं। फिर ऑक्सीकारक के रूप में चीनी को सफेद करने में करते हैं, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में करते हैं, और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए करते हैं। ऊन को सिकुड़ने से यानी कि मुड़ने से बचाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता हो। दूसरा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलकरण किया जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखिएगा तो कथन जो है ना केवल 2 ही सत्य है। कथन निर्जल सोडियम 2 ही सही है आपका, कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। केवल 2 सही है, पहला गलत है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम लोग अग्निशामक में करते हैं और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये सूत्र होता है। और सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोबन सोडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो पौधे में गैसीय विनिमय में जो सहायक होता है वो है रंध्र। रंध्र भाग पौधे में गैसीय विनिमय में जो है सहायक होता है। पादप की पत्तियां मतलब प्लांट की जो पत्ती होती है और अन्य कोमल वायवी भाग की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे स्टोमाटा होता है, छिद्र होता है, इसे हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। और रंध्र की समस्त कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है और इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव और एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस। हरित लवक पौधे में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया स्ट्रोमा में और ग्रेना में होता है। तो स्ट्रोमा में जो होता है वो अंधकार अभिक्रिया और ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्प्रिंग धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशा को निरूपित करता है। फ्लेमिंग का नियम आपसे पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः बल और चुंबकीय क्षेत्र को बताते हैं। अंगूठा बल को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। तो आंसर तो आपका ए हो जाएगा, बल और चुंबकीय क्षेत्र को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा बताता है और इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा, अगर मैं बोल रही हूं ना तो आप लोग अपने अपने अंगूठा पे ध्यान दीजिएगा बाएं हाथ का, ठीक है, फिर उसको उससे समझिएगा। यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को बताता है और इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा मतलब मिडिल फिंगर, बीच का फिंगर, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि यह एक दूसरे से लंबवत हो। ठीक है, तो मध्यमा जो होगा यानी मिडिल फिंगर जो होगा वो विद्युत धारा की दिशा में होगा। तर्जनी जो हमारे मिडिल फिंगर के जस्ट बगल में ही होगा, अंगूठा और मिडिल फिंगर के बीच में, वो हमारा तर्जनी है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बताएगा और हमारा जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सपोज कीजिए कि ये हमारा थंब है, ये हमारा थंब है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा तर्जनी है, ये तर्जनी फिंगर है और ये हमारा मिडिल फिंगर है। तो ये क्या बताएगा? ये करंट को बताएगा, ये करंट को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और ये आपको फोर्स को बताएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो गया? अगला प्रश्न है, वृक मतलब किडनी, वृक में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है?
तो इसमें आंसर हो जाएगा निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और निष्कासन, ऑप्शन नंबर बी। वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल 3 प्रक्रिया का सही अनुक्रम है निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण एवं निष्कासन। जो वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है और इसमें पहला क्रिया जो होता है उसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं, यानी कि पारा निस्यंदन बोलते हैं पहला क्रिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है इसमें रुधिर से बोमेन सपुटिक के ग्लोमेरुलर निस्यंदन द्वारा यूरिया जो होता है किसके द्वारा, ग्लोमेरुलर निस्यंदन द्वारा यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज और अनेक अन्य लवण रक्त से बाहर निकल जाता है। ठीक है। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन, सेलेक्टिव यानी कि चयनात्मक पुनर्अवशोषण। इसमें जल में उत्सर्जित एडीएच बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसके द्वारा पुनः ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि रुधिर में पहुंचा दिया जाता है हमारे ब्लड में एडीएच के द्वारा। फिर होता है ट्यूबुलर एस्क्रेशंस यानी वाहिकीय स्रावन। इसमें जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड से उत्सर्जित पदार्थ को सक्रिय विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और मानव का उत्सर्जी अंग कौन कौन है? मानव का उत्सर्जी अंग है त्वचा है, यकृत है, फेफड़ा और आंत है, फेफड़ा आंत। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो स्तन ग्रंथियां वृद्धि। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और इस सभी परिवर्तन में स्तन ग्रंथियां में वृद्धि जैसे परिवर्तन केवल लड़कियों के लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। मादा के जनन ग्रंथियां से एस्ट्रोजन कौन कौन? एस्ट्रोजेन, उसके बाद एक है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है आपका रिलैक्सेसिन। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेसिन बोलते हैं। रिलैक्सेसिन हार्मोन स्रावित होता है। ये मादा जनन ग्रंथि से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सेसिन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन ये वाला सेकेंड वाला प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है और शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। लेकिन रिलैक्सेसिन हार्मोन जो होता है ये गर्भाशय को मांसपेशियों को ढीला करने का कार्य करता है। और एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष में होता है, नर में लैंगिक लक्षण एवं यौन स्वभाव का नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगला है कि किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? तो वो हो जाएगा डी, ई कोलाई कॉलीफॉर्म। यह ई कोलाई कॉलीफॉर्म जो है ये जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। यह जीवाणु खाद्य पदार्थ, दूध और पानी की कम स्वच्छता गुणवत्ता का मानक है। कोलीफॉर्म को पैथोजन के मुकाबले पानी की गुणवत्ता को जांचने का सही मानक माना जाता है। पानी में यदि इसको जांचने के लिए पानी में यदि कोलीफॉर्म पूर्णतः अनुपस्थित है तो जल पीने योग्य होता है। कोलीफॉर्म अगर पूर्णतः उपस्थित मतलब कोलीफॉर्म पूर्णतः अनुपस्थित है तो ये पीने योग्य पानी है। कोलीफॉर्म उपस्थित है, अगर उपस्थित है तो जल को सुपर क्लोरिनेट करके उसको सलाह दी जाती है पीने के लिए, यानी कि क्लोरिनेट करना पड़ता है उसे। और तीसरा फीकल कोलीफॉर्म उपस्थित रिपोर्ट का अर्थ है। इसमें जो जब आपका नमूना लिया जाता है, इसका सैंपल जब इसका लिया जाता है तो सैंपल लेने वक्त पानी में कोलीफॉर्म नहीं होता है, इसे क्लोरीनेट कर उपयोग किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग उत्पन्न करता है। साल्मोनेला टाइफी जो है, साल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। और विब्रियो कैलोरा हैजा उत्पन्न करता है ना। यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। चलिए, इनमें कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है वो हो जाएगा आपका मृदु लौह कोर। यहाँ पे कोर है लिखा हुआ, मृदु लौह कोर जो है केवल और केवल सी ही आंसर होगा। मृदु लौह कोर विद्युत मोटर के आर्मेचर में भाग है। विद्युत मोटर का आर्मेचर बहुत अधिक फेरो वाली आयताकार कुंडली होती है, फेरो वाली, जिसे तांबे के अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है और ये आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमता रहता है।
विद्युत मोटर के चार मुख्य भाग होता है। एक होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर और तीसरा होता है विभक्त बलय, चौथा होता है ब्रश, है ना। और ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। और इसका निर्माण फैराडे ने किया था। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बिजली के उपकरण में, आटा चक्की में, जल पंप में, विद्युत पंखा आदि करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायश्चीकरण की क्रिया के समान होती है? तो वो है पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना गंदगी पर साबुन के पायश्चीकरण के समान होती है। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, पित्तरस यकृत से, और पित्तरस के बड़े बड़े वसीय पदार्थ के अणुओं को विखंडित करके छोटे छोटे कण में परिवर्तित कर देता है और इस प्रक्रिया को वसा का पायश्चीकरण कहते हैं। साबुन के समान रूप से ही गंदगी के अणु पर क्रिया करके मिसेल का निर्माण किया जाता है। किसका? मिसेल का। साबुन उच्च वाष्यीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है साबुन। पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण को किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ये तो आपका निर्गत किरण है। ये क्या है? निर्गत किरण है। लेकिन वही अगर ये आपका सीधा जाता, कैसे सीधा जाता है ना, ये सीधा जाता, तो इसके और इसके बीच का जो ये बनता ना, इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण बनते हैं। ठीक है। और ये आपतित किरण ये हो जाता आपका, ये आपतित किरण हो जाता, और ये निर्गत किरण तो है ही, आप समझ ही गए। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। ए और बी ये आपका आपतित किरण है और सी और डी ये क्या है? निर्गत किरण है। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंग में विभाजित हो जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण विक्षेपन कहते हैं। वर्ण विक्षेपन की प्रक्रिया में जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपन कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका वर्ण विक्षेपन कम होता है, और वर्ण विक्षेपन जो होता है वो समानुपाती होता है 1/λ के, यानी 1 तरंगदैर्घ्य के। ठीक है। हाँ, एक और चीज होगा कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। और इसे जो है क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो वो हो जाएगा आपका सल्फर। सल्फर तल के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। सल्फर एक बहुपरमाणुक तत्व है, बहुपरमाणुक। इसका रंग पीला होता है। जो तत्व एकल परमाणु के रूप में मौजूद है उन्हें एक परमाणुकी तत्व कहते हैं, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब एकल हो जाएगा। और वो तत्व जो एक दूसरे से बंधे हुए परमाणु युग्म में मौजूद होते हैं उसको द्विपरमाणु कहते हैं। जैसे कि Cl2, N2, O2, H2, ये सब द्विपरमाणुक है। किन कारक ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है? यहाँ पे आपका दिया हुआ है सबसे पहले कि जो कारक वैज्ञानिक के तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है वो है तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां। तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्व के विभिन्न स्रोत और तत्व के विभिन्न गुण, ये तीनों हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभ सर्वप्रथम डोबेरेनियर ने किया था। किसने? डोबेरेनियर ने किया था। और भी वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग नियमों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण को सरल बनाया गया। डोबेरेनियर जो था उन्होंने त्रिक नियम दिया था, त्रिक। उसी तरह से एक न्यूलैंड इन्होंने अष्टक दिया था, अष्टक नियम को। लोथरमेयर थे, परमाणु आयतन का नियम दिए थे। मैंडलीफ थे, परमाणु भार का नियम दिए थे। मोन्सले परमाणु संख्या के बारे में बताए थे। और बोरबेरी का था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग। तो सब अपना अपना जो है अपने अपने तरीके से सिद्ध किया था और बताया था। अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होती है। तो वैसे तो अभी हम फार्मूला से समझे ही थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में
r/2 के बराबर होती है, r/2 के बराबर होती है। अभी पीछे ही हमने देखा था, है ना। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, यानी स्मॉल f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। दर्पण के सूत्र का क्या था, 1/v + 1/u बराबर 1/f, जिसमें कि v आपका प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो आपका आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है समझिए। अवतल दर्पण के लिए कुछ फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। उसी तरह से आवर्धन क्षमता जो होता है, इसको हम लोग m से सूचित करते हैं, आवर्धन क्षमता को। आवर्धन क्षमता बराबर होता है -v/u, या फिर h1/h0, इसको आप कर सकते हैं, h0। इसमें h1 जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई और h0 जो होता है वो वस्तु की ऊंचाई हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। एक वस्तु अभिसारी लेंस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अभिसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा आपका इसमें से -6/5। देखिए अभिसारी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे आपका क्या है, u बराबर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, और v बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इस दोनों को लेके हम चलेंगे तो को दर्शाएगा, वास्तविक को दर्शाएगा, है ना। वही निगेटिव वाला किसको बताएगा, निगेटिव वाला आपको जो है आभासी को बताता है, निगेटिव आभासी को बताता है और पॉजिटिव वास्तविक को बताता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे u बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, u बराबर हमारे पास कितना है देख लीजिए, u बराबर है -25, क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस लग के, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, है ना। तो 25 सेंटीमीटर और v बराबर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, v बराबर 30 सेंटीमीटर है। अब लेंस के आवर्धन सूत्र से आप याद कीजिए, आवर्धन सूत्र हमने क्या बताया था कि आवर्धन सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट, कि -v/u होता है, -v/u होता है। तो 30/-25 कर दीजिए m बराबर और निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका 6 पंचे 30 और 25 25, है ना। तो -6/5 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा देखिए, -6/5 किस में है, सी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जा सकता है। तो कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। इधर होगा ऑप्शन, क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक होता है AgNO3, AgNO3 प्लस KCl, जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा AgCl प्लस KNO3। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और एक और होगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, यही आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इतना समझ लीजिए कि इसका जो उपयोग होता है ना, वर्णक बनाने में करते हैं, जल के उपचार में करते हैं, और गुणात्मक रूप से अकार्बनिक पदार्थ के उपचार में करते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर यौगिक का निर्माण करता है। ठीक ना। चलिए 22 नंबर की दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कि मान लीजिए कि कोई तार है, उसकी लंबाई L है, तार की लंबाई L है। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग R से बताते हैं, यानी रेसिस्टेंस होता है। क्षेत्रफल आपके पास A है, 3 चीज हो गया ना। तो R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर फॉर्मूला होता है आपका, R बराबर फॉर्मूला होता है I/A। ठीक है, और एक और P टाइप का कुछ लगता है यहाँ पे, उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, आप लोगों का याद आ रहा है तो बता दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला आपका लिखा जाता है। और जब हम इस तार को 2 बराबर भागों में काटा, कह रहा है कि जब इस तार को, ये तार है, अब जब इसको कह रहा है 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध हम क्या करेंगे, यहाँ पे R बराबर P, इसको हम P ही बोल रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसलिए मैं P बोल रही हूँ। आप लोगों को नाम याद आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, P L
इंटू टी इंटू ए। 2 बराबर भागों में हमने ए को काट दिया, ए मतलब कि जो उसका एरिया है उसको हमने 2 भागों में काट दिया। अब हमको देखिए क्या निकल के आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा पी एल बटा ए, उसके बाद हाफ मल्टीप्लाई हमने किया था, इसको हमने बाहर ले आया। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 से, तो अब क्या आपके पास निकल के आएगा r/2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? r/2 निकल के आएगा, r/2 निकल के आएगा। यानी कि आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना, ये सी वाला निकल के आएगा, r/2 निकल के आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? ये आप देखिए यहाँ पे, और इसको देख के आपको समझना है। ठीक है, नीचे दिए गए हैं, इसमें आपको ये आयोडीन के बूंद डाला से पोटैटो जूस है। ठीक है, पोटैटो जूस है इसमें, और ये टर्निंग ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसमें आयोडीन का जब बूंद डालेगा ना तो नीले काले रस में परिवर्तित होता हुआ आलू का रस। अब इसको आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या इसका क्रिया होगा। तो आलू के रस पर आयोडीन विलयन गिराने पर नीले काले रंग की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या होगा? देखिए, कारण होगा कि आलू के रस में स्टार्च होता है। ठीक है, जो आयोडीन के मिलाने पर नीला काला हो जाता है। क्या हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा स्टार्च के कारण। जब भी उसमें आयोडीन मिलाएंगे तो वो नीला काला हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में स्टार्च के परीक्षण के लिए ये विधि हम लोग अपनाते हैं कि कौन से पदार्थ में कितना स्टार्च है इसके लिए। ठीक है, और खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ब्यूरेट परीक्षण करते हैं। ब्यूरेट परीक्षण, ब्यूरेट में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के विलयन पाए जाते हैं, जो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति पर नीला बैंगनी रंग देता है। कैसा रंग देता है? नीला बैंगनी। और खाद्य पदार्थ यदि संतुलित है तो उसमें 6 मुख्य घटक का होना आवश्यक है। वो 6 मुख्य घटक हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये 6 घटक हैं तो ही आपका भोजन संतुलित है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाएगा। ये चित्र में आपको यही बताना चाह रहा था कि जब आलू के जूस में आप आयोडीन डालते हैं तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। क्यों? तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि आज का जो ये आपका सेट था पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।